अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग उर्दू की बासरवा सबक इंसाफ इसको पढ़ेंगे। दरअसल ये सबक नहीं है, ये एक ड्रामा निगारी है, ड्रामा है। पहली बात में यहाँ बताया गया है, हम उसको देखते चले थे। स्कूल में कई तलबा मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इनमें कभी ना कभी किसी बात पर अनबन हो ही जाती है। तब उसे सुलझाने के लिए किसी के पास जाते हैं, अपने उस्ताद के पास। अगर यही झगड़ा स्कूल से बाहर दो लोगों में हो जाए तो इंसाफ के लिए कहाँ जाते हैं? अदालत। पुराने ज़माने में भी लड़ाई झगड़े की नौबत आती थी, तब लोग बादशाह के पास जाया करते थे। बादशाह के दरबार पर एक ऐसी अदालत की हैसियत हासिल थी जहाँ फरियादों की पुकार सुनी जाती थी और बादशाह इंसाफ किया करता था। इस ड्रामे में एक बादशाह का दरबार का मंजर पेश किया गया, क्योंकि ये जो ड्रामा लिखा गया है इसको लिखे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, और इसके अंदर इंसाफ के तकाज़े के लिए जो है दो लोगों को आपस में उलझते हुए बताया गया है, और आखिर में इंसाफ मांगने के लिए बादशाह के दरबार में जाने की बात कही गई। जब इंसाफ के लिए लोग बादशाह के दरबार में जाते थे तो वहाँ हक़ाइक़ को लेकर जाना पड़ता था, गवाहों को लेकर जाना पड़ता था, और बादशाह फिर जो है वहाँ पर हक़ाइक़ और गवाहों की रोशनी में जो है उसका फ़ैसला करता था। जैसे अगर आप लोग आज के दौर में देखेंगे तो अगर कोई भी मसला होता है, लड़ाई झगड़ा हो या कोई प्रॉपर्टी का मसला हो या दीगर कोई भी मसाइल हो, तो उसको सुलझाने के लिए अगर छोटे मोटे पैमाने पर झगड़ा होता है तो महल्ले के बड़े जो होते हैं या गली महल्ले में जो रहने वाले सरदार पंच हजरात जो होते हैं वो मिल बैठकर उस मामले को ख़त्म कर देते हैं, रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। अगर उससे बड़ा कोई मसला होता है, मार धाड़ होती है, खून खराबा होता है, तो फिर वो मामला जाता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाता है तो पुलिस स्टेशन पहले कंप्लेन लिखने से पहले कोशिश ये करती है कि अपने तौर से वो मामले को हल कर दें। दोनों फरीकैन को, लड़ने वालों को, दोनों को सामने बैठाकर उनको समझाती बुझाती है कि लड़ाई जो वजह से हुई थी वो वजह को ख़त्म करो और आपस में मिलजुल करो। अगर वो लोग मान जाते हैं तो वो मामला वहाँ पर रफ़ा दफ़ा हो जाता है। अगर उसके बाद नहीं मानते हैं तो फिर पुलिस जो है FIR दर्ज करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब FIR दर्ज हो जाती है तो फिर वो मामला कोर्ट के सामने जाता है, अदालत के सामने जाता है। अब अदालत के अंदर भी हमारे यहाँ जो है 4 अलग अलग सतह। एक तो पहले निचली अदालत है जिसको मजिस्ट्रेट की अदालत कहते हैं, मामला वहाँ जाएगा। अगर वहाँ के फ़ैसले से हम मुत्तफ़िक नहीं हैं तो फिर हम ज़िलाई अदालत में जाएंगे, ज़िलाई सत्र अपर अदालत में जाएंगे। अगर वहाँ के फ़ैसले से भी हम मुत्तफ़िक नहीं हैं तो फिर हम जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। ये 4 स्टेप के ज़रिए से जो है हम लोग आज के दौर में इंसाफ पा सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पुराने दौर के, पुराने वक्त का एक मुकालमा पेश किया गया है। एक चोरी के वाक़े को बयान करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से एक कमरुद्दीन नामी फरियादी जो है उसको उसकी भैंस नहीं मिलती है ना, और वो बादशाह के दरबार में पहुँचते हैं। सबसे पहले तो कोई भी ड्रामा हो उसके अंदर किरदार बहुत अहमियत के माना रखते हैं। क्यों? क्योंकि किरदार ही सारे मुकालमात और किरदार की जान, ड्रामे की जान होते है ना। तो पहले यहाँ पर हमको समझ लेना है कि किरदार क्या क्या है। बादशाह है और वज़ीर आज़म है, ये दो अहम किरदार। ना बादशाह का नाम दिया गया है ना वज़ीर आज़म का नाम दिया गया। फरियादी का नाम दिया गया, यानी फरियादी उसको कहते हैं जो बादशाह के पास अपनी फ़रियाद लेकर गया है कि मेरी फ़लाँ चीज़ चोरी हो गई है। यहाँ पर भैंस चोरी होने का जिक्र किया गया है, इस वजह से यहाँ पर फरियादी जो रहेगा वो रहेगा कमरुद्दीन। गवाह है अकबर अली, और मुजरिम है यानी फरियादी ने जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उसका नाम दिया गया है अमीर अली। अब अमीर अली और कमरुद्दीन ये दोनों पड़ोस में रहते हैं, बाजू बाजू में रहते हैं। कमरुद्दीन गरीब है, अमीर अली जो है ये अमीर है ना। इसके पास पैसा भी है, ये नाम का भी अमीर है और पैसे का भी अमीर है, और कमरुद्दीन जो है पैसे का गरीब है। कमरुद्दीन के पास सिर्फ एक भैंस है और अमीर अली के पास बहुत सारी भैंसें हैं। कमरुद्दीन छोटे छोटे बोले तो रोज़ाना की दहाड़ी करके, मजदूरी करके, पैसा जमा करके एक भैंस लेता है, और वो भैंस बहुत अच्छा दूध देती है। तो ये चीज़ अमीर अली को खटकती है, तो वो कमरुद्दीन की भैंस को चुरा लेता है ना। और चोरी करने के बाद उसकी मोटी ताज़ी तगड़ी भैंस की जगह एक पतली मरियल सी भैंस बांध देता है। और जब कमरुद्दीन अमीर अली के पास जाता है और उसको कहता है कि ये भैंस मेरी नहीं है, वो वाली भैंस मेरी है, तो वो दोनों आपस में मानते नहीं हैं। इस वजह से वो जो है
कमरुद्दीन को मजबूर होकर बादशाह के दरबार में जाना पड़ता है और बादशाह के दरबार में जाने के बाद कमरुद्दीन अमीर अली पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने मेरी भैंस चोरी कर ली। अब अमीर अली के पास चूँकि पैसा है तो वो एक अपने साथ झूठा गवाह भी खरीद लेता है और उस झूठे गवाह का क्या नाम रखा बताया गया यहाँ पर, अकबर अली, है ना। तो वो झूठा गवाह और अमीर अली भी कमरुद्दीन के साथ बादशाह के दरबार में जाते हैं। वहाँ पर सारी बात होती है। सबसे पहले फरियादी जाता है कमरुद्दीन, वो बादशाह के सामने सारा मामला बयान करता है कि मेरी एक भैंस मैंने ख़रीदी थी, ऐसे ही उसको मेरे पड़ोस वाले ने चोरी कर लिया, इस तरीके से तमाम बातें आती हैं। तो फिर बादशाह कहता है कि यार तुम्हारे पड़ोस वाले को लाए हो, वो आया है? तो कमरुद्दीन कहते हैं कि जी वो भी साथ में आए हैं और उसने एक झूठा गवाह भी अपने साथ में लाया। तो बादशाह कहता है कि उन लोगों को भी दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह के दरबार में अमीर अली और अकबर अली भी हाजिर होते हैं और दोनों आपस में जिरह करने लगते हैं। कमरुद्दीन की हर बात को वो लोग गलत साबित करने लगते हैं। तो यहाँ पर बादशाह को थोड़ा सा खटकता है कि कौन गलत है कौन सही है, इसके अंदर फैसला नहीं हो पा रहे। तो इस वजह से जो है बादशाह अपने वज़ीर आज़म से मशवरा करता है कि यार कमरुद्दीन सही है कि अमीर अली सही है। तो वज़ीर आज़म कहता है कि मेरे शुबे की बुनियाद पर कमरुद्दीन जो है ये गलत नज़र आ रहा है, ये गलत है। देखो यहाँ पर क्या मुकालमा दिया कि वज़ीर आज़म जो है बादशाह पूछता है कुछ सोचते हुए, मामला काफ़ी पेचीदा है, इसका हल ढूंढने के लिए यकीनन हमें कुछ वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म ने इस मुकदमे के बारे में आपकी क्या राय है? तो वज़ीर आज़म कहता है हुजूर, दोनों फरीकों की बात सुनकर मुझे कमरुद्दीन पर शुबा हो रहा है। शुबा हो रहा है यानी शक हो रहा है ना। तो यहाँ पर वज़ीर आज़म को लगता है कि कमरुद्दीन गलत है, लेकिन जबकि बादशाह के दिल में और दिमाग में कुछ और चलता है। तो बादशाह यहाँ पर एक चाल चलता है, वो करीमुद्दीन को जो है बाहर भेजा देता है। कहता है कि तुम दरबार से थोड़े वक्त के लिए बाहर जाओ। और वो फिर अमीर अली को एक साजिशन जो है झूठ कहता है ताकि सच सामने आए। वो कहता है कि भैंस के पैर पर, भैंस के अगले पैर पर जो है कुछ ज़ख्म है क्या? तो अमीर अली कहता है जी हाँ, भैंस के पैर पर ज़ख्म है। तो बादशाह समझ जाता है कि अमीर अली अब मेरे झांसे में आ गया है, अब अमीर अली झूठ बोल रहा है। तो बादशाह उसके झूठ को और पुख्ता करने के लिए जो है कहता है कि करीमुद्दीन ने हम लोगों को बताया है कि उसकी दुम पर कुत्ते के काटने का निशान है, क्या ये सच है? तो अमीर अली कहता है जी हाँ जी हाँ बादशाह सलामत, क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले मेरे जो पालतू कुत्ता है उसने उसकी दुम पर काट लिया था, इस वजह से उसकी दुम पर भी कुत्ते के काटने का निशान वाक़ई है ना। तो बादशाह को एकदम पक्का डाउट हो जाता है कि करीमुद्दीन सही है और अमीर अली ये गलत है। अब बादशाह जो है वो करीमुद्दीन को दरबार में बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या आपकी भैंस के ऊपर कोई कुत्ते के काटने का निशान है, भैंस की दुम के ऊपर? तो करीमुद्दीन कहता है जी नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं है। बादशाह खुश होता है और कहता है तो आखिर हमने मुजरिम को पा लिया। अकबर अली और अमीर अली डर जाते हैं, अमीर अली तुम्हारा झूठ खुल गया। बादशाह यहाँ पर अमीर अली को कहता है और वो अमीर अली और अकबर अली जो है ये बादशाह के सामने सर झुकाए खड़े रहते हैं। अब बादशाह यहाँ पर आखिरी जुमला कहता है कि भैंस की दुम पर कुत्ते के दांतों के निशानात एक मनगढ़ंत बात थी। तुमसे सच उगलाने के लिए हमें ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है, इतने खुशहाल होने के बावजूद तुम एक गरीब आदमी पर जुल्म किया। हमारा हुक्म है अमीर अली के साथ उसके झूठे गवाह को भी कैद खाने में डाल दिया जाए और करीमुद्दीन को उसकी भैंस के अलावा शाही ख़जाने से भी कुछ रकम दी जाए। यहाँ पर हमको सबक से ये नसीहत हासिल होती है कि हमेशा हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। अब देखो अमीर अली के पास पूरा पैसा भरा पड़ा था, बेशुमार भैंसें थी उसके पास, बहुत ज़्यादा भैंसें थी, लेकिन फिर भी उसकी एक भैंस देखा वो गरीब की, करीमुद्दीन की, तो उसके ऊपर उसकी नीयत ख़राब है। उसकी वजह से क्या हुआ, उसको सारी भैंसों को छोड़कर कैद खाने में जाना पड़ा। और करीमुद्दीन जो हक़ पर था, जो इंसाफ पर था, वो बादशाह तक अपनी बात को लेकर गया और आखिर में उसको अपनी भैंस तो मिली ही और शाही ख़जाने से उसको इनाम भी मिला। वो इनाम किस वजह से मिला? सच बोलने की वजह से मिला। तो इस वजह से हमेशा हमें जो है सच बोलना
चाहिए। इस सबक को आप लोग किताब के अंदर किरदार के मुकालमे के साथ पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, इस वीडियो के ज़रिए से समझने की कोशिश करिए। अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे स्कूल में आकर 9:30 से 12 के दरमियान मुलाकात करके और मज़ीद समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।